पारंपरिक धारण मतलब सुरक्षा की बात कर रहे थे हम। सुरक्षा में मतलब एक तरह से दो तरह की सुरक्षा होती है। कितने तरह की सुरक्षा होती है? दो तरह की। मतलब जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणाएं हैं उनमें सुरक्षा के कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा, है ना। और पारंपरिक जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है उसमें जो बाहरी सुरक्षा का मसला है वो हमें किससे? दूसरे देशों से होता है। हमें किससे होता है? दूसरे देशों से होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है या कोई ताकतवर देश है वो हम पर क्या आक्रमण अटैक कर सकता है। ठीक है, मतलब जो बाहरी सुरक्षा का मामला है उसका स्रोत कौन होगा? दूसरा मुल्क, है ना, दूसरा देश, है ना, समझ रहे हैं। और जो आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा में जो देश के नागरिक ही हैं, देश के नागरिक ही हैं वही क्या करेंगे? सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे, है ना। तो आतंकवाद देश में जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा के मामले बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पर बहुत सारे आतंकवादी संगठन है वो अपने देश में क्या बम बम फोड़ते रहते हैं, या फिर हर किसी में कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा होती है। मान लो नागरिकों में क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह हो जाए, नागरिकों में क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाए और वहां पर रक्तपात हो, वहां पर क्या हो? रक्तपात हो, है ना। जब लोग आपस में ही लड़के मरने लगे लोग तो वहां पे सुरक्षा नहीं रह पाएगी। या फिर कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ जाए कि एक तरह से जंगल राज हो जाए। क्या हो जाए? जंगल राज हो जाए। जंगल राज का क्या मतलब होता है? एक तरह से मतलब जैसे नहीं, जंगल राज में हम अपनी जीविका के लिए एक तरह से दूसरे को मार देना। यानी कि जो एक साइंटिस्ट रहे हैं चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। उन्होंने जंगल के लिए थ्योरी क्या दी थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब यह है कि जो ज्यादा फिट होगा, जो ज्यादा फिट होगा वही जीवित रह पाएगा। फिटेस्ट, है ना, वही क्या रह पाएगा? जीवित रह पाएगा। जंगल में होता भी ऐसे ही है। देखो चाहे शेर हो या हिरण, दोनों को दौड़ना पड़ता है, दोनों को दौड़ना पड़ता है। शेर को खाने के लिए दौड़ना पड़ता है, हिरण को खुद को बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी अगर समाज में ये चीजें हो गई तो जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं वो तो जी नहीं पाएंगे, जो ताकतवर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मार देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो सवाल है, जो सवाल है आंतरिक सुरक्षा में वो क्या है? कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है ये तो उस पर निर्भर करता है। अगर देश के भीतर रक्तपात हो रहा है, देश के भीतर अगर रक्तपात हो रहा है तो हम उसको सुरक्षित नहीं कह सकते, उसको हम सुरक्षित नहीं कह सकते। मान लो धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हो, जाति के नाम पर लोग लड़ रहे हो, है ना, वर्ण के नाम पर लोग लड़ रहे हो, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, सिख ईसाई लड़ रहे हैं, है ना, या और भी जातियों के लोग हैं, दलित और हाई कास्ट लड़ रहे हैं, तो ये भी सुरक्षा का मसला है ना भाई। अगर हम अपने देश के भीतर ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर की सुरक्षा की क्या मतलब? तो मतलब नहीं। ठीक, तो इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूर रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। मतलब बाहरी सुरक्षा भी होनी चाहिए, बाहरी सुरक्षा के साथ साथ अंदरूनी सुरक्षा भी होनी चाहिए, तभी चीजें सही रह पाएंगी। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, तो आंतरिक सुरक्षा थी, इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। लगभग जो एक तरह से साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ आंतरिक सुरक्षा का मामला बहुत ज्यादा नहीं हुआ। आंतरिक सुरक्षा का मामला बहुत ज्यादा नहीं हुआ। उन्होंने फिर अपना फोकस कहाँ किया? बाहरी सुरक्षा पर। आंतरिक सुरक्षा का मामला उन्होंने टिका दिया था कि आपस में तो नहीं लड़ेंगे हम, आपस में तो नहीं लड़ेंगे, इसलिए वो आज देश तरक्की कर रहे हैं। वरना 19वीं सेंचुरी में जो इंग्लैंड है और या यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ बहुत बुरी हालत थी, लोग भूखमरी से मर जाते थे। और आज वो आंतरिक रूप से नहीं लड़ रहे, आंतरिक रूप से सुरक्षा है, तो अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगा दी उन्होंने? विकास में, है ना, डेवलपमेंट पर। और फिर उन्होंने अपनी बाहरी सुरक्षा की। ठीक,
तो इन्होंने अपना जो ध्यान था वो कहाँ लगाया, सीमा पार पे लगाया। ठीक है, क्योंकि इनको दूसरे देशों से खतरा था, आंतरिक सुरक्षा खतरा नहीं था। ठीक, और यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता थी। मतलब जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये यूरोपियन कंट्री है, तो इन्होंने अपने अपने उपनिवेश बना रखे थे ना, वो अलग अलग देश में। जैसे भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का। भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का। इंग्लैंड का भारत पर कब्जा था। तो वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज जो है, ये वाली जो कंट्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज, इनका भी इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, अलग अलग देशों का, अलग अलग देशों का कब्जा था। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि भाई जो उपनिवेशित देश है, यानी कि जैसे भारत है, तो उनको डर लगने लग गया था कि अब ये जो है यहाँ की जनता जागरूक हो गई है, कहीं हमें ये मार ना दे, इसलिए बाद में सब छोड़ छोड़ कर गए थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और ये था, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध शुरू हो गया था, और जितने अलग अलग बाद में क्या हुए थे, युद्ध हुए थे, उनमें से एक तिहाई जो युद्ध हुए हैं उनका कारण क्या रहा है, शीत युद्ध। उनका कारण क्या रहा है, शीत युद्ध। मतलब शीत युद्ध में सब देशों को या तो सोवियत संघ के साथ मिल गए, या फिर किसके साथ मिले, अमेरिका के साथ मिले। तो दो दो गुट बन गए थे, तो कहीं ना कहीं लड़ाइयां होती रहती थी, उसका कारण क्या रहता था, शीत युद्ध। ठीक है, और एशिया में जितनी लड़ाइयां हुई, एशिया और अफ्रीका के जो नौ स्वतंत्र देश थे, मतलब जो छोड़कर चले गए थे, मान लो इंग्लैंड के कब्जे में तो इंग्लैंड छोड़ के चला गया, स्वतंत्र कर दिया। फ्रांस के कब्जे में तो फ्रांस छोड़ कर, जैसे भारत को इंग्लैंड छोड़कर गया था, यानी स्वतंत्र करके चला गया था। तो वहां पर जो यानी कि एशिया एशिया में ऐसे कंट्री कौन से होंगे, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है ना, ये सब एशियन कंट्रीज है। और अफ्रीकन कंट्रीज में ये पूरा साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, ये सारे साउथ अफ्रीका कंट्रीज है। यहाँ ये वाले जो देश थे, यहाँ पर भी दो चुनौतियां थी। एक तो पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी, पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी। जैसे भारत आजाद हुआ था, तुरंत पाकिस्तान ने अटैक किया था। ठीक है, और जो पड़ोसी देश है उनमें भी क्या था, सैन्य हमले का खतरा था, तो वहां पर लोगों को ध्यान लगाना था। और दूसरा खतरा क्या था, अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। अंदरूनी स्तर पर भी सैन्य संघर्ष हो रहे थे, पाकिस्तान में, मालदीव में, नेपाल में, है ना। आपने देखा होगा यहाँ पर कहीं पर हम हमेशा संघर्ष ही चलते रहे। कम से कम भारत में ये है कि अभी भारत में नागरिक विद्रोह नहीं हुआ है ना। आप लोग इतने बड़े स्तर पर नहीं लगे हैं कि जो बिल्कुल चीजें तहस नहस हो जाए। श्रीलंका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में बहुत बार हो चुका है, और नेपाल में। लेकिन भारत में कम से कम ये है कि तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो अलग बात है, तो होती रहती है, लेकिन बड़े स्तर पर कभी भारतीय लोग नहीं लड़े, जो भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो अंदरूनी में क्या था, अंदरूनी में कभी कभी अलग राष्ट्र बनाने की बात होती रहती है, अलग राष्ट्र बनाने की मांग होती रहती है। पाकिस्तान में भी दो ऐसे प्रांत थे जो आज भी वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग करो। मतलब एक व्यक्ति थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको सीमांत गांधी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। ये एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान, है ना। हाँ, तो ये द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ भी थे, द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन बाद में स्वीकार किया। तो जो जिस बेल्ट में वो थे, आज पाकिस्तान में उसकी डिमांड है कि भाई हमें अलग कीजिए, हमें रहेंगे पाकिस्तान के साथ। मतलब 5 प्रांत है पाकिस्तान में, पांचों बहुत यूनाइटेड नहीं है वो। वैसे भारत में जैसे पंजाब में खालिस्तान, पंजाब जो प्रांत है उसको खालिस्तान बनाने की मांग स्वतंत्रता के समय से उठती आ रही है कि हमें पंजाब जो प्रांत है उसको अलग कर दिया जाए, है ना, खालिस्तान बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, खालिस्तान। वैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत डिमांड होती थी कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को अलग देश बनाया जाए, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये क्या हो गया, अंदरूनी संघर्ष हो गया।
भाई सरकार को इन चीजों से निपटना पड़ेगा, वरना ऐसे तो सब डिमांड करेंगे, छोटे छोटे देश मिल जाएंगे, टूट जाएगा भारत। तो सरकार को इन चीजों से भी निपटना होता है। ठीक, तो ये अंदरूनी संघर्ष। ठीक, और विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत है, मतलब जितने भी युद्ध हुए ना उसमें जो 95% है वो आंतरिक युद्ध है, मतलब आपस में युद्ध लड़े, आपस में क्या करें, देश के देश के लोग आपस में लड़े। ठीक, ये था आपका ये वाला पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, लिख लो से। ये पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा में सवाल क्या है, क्या सवाल है, ये क्या सुरक्षा, क्या सुरक्षा, आंतरिक शांति, आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती, पर निर्भर नहीं करती। कानून व्यवस्था इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो सवाल यही है कि जो आंतरिक शांति है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, क्या कानून और व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक होगी तो आंतरिक शांति भी बनी रहेगी। ठीक है, अगर हम देश के भीतर है ना, देश के भीतर रखपाल, देश के भीतर रखपाल, अगर देश के भीतर रखपाल हो रहा है तो हम सुरक्षित कैसे, फिर हम सुरक्षित कैसे, ये सवाल है, ये सवाल है कि अगर देश के भीतर रखपात हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है तो हम सुरक्षित नहीं। ठीक है, तो इसी कारण से देश में रखपात हो रहा है, इसी कारण है ना, मतलब अगर रखपात हो रहा है तो सुरक्षा की परंपरा, सुरक्षा की परंपरागत, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता, जरूरी रिश्ता, जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी, से भी है। टीसीएस में, यूपीएससी में पूरा एक चैप्टर, पूरा एक मतलब टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा का मामला, कि आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी कैसे। ठीक है, मतलब जरूरी रिश्ता के बाद आपको अंदरूनी सुरक्षा भी करनी है, जो देश की सरकार है उसको क्या करना है, अंदरूनी सुरक्षा, देश की अंदरूनी सुरक्षा भी करनी है। दूसरे युद्ध के बाद, दूसरे युद्ध के बाद से इस पहलू पर, इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया, मौसम ये सब होगा। अंदरूनी सुरक्षा, संविधान 4-5 थप्पड़ लगा दो टॉपिक मिल जाएगा।
लगा तो मैं ये कह रहा हूँ। सर ये खुद तो बात नहीं है कि दूसरा सुरक्षा आपके लिए होगा तो लड़ाई वाले सारे पीछे बैठ जाएंगे तो फिर आप ये बोलो आश्वस्त थे। सर फिर मालूम लगा के लिए कहीं भी हम जाते हैं तो लोग मेरी इच्छा से बैठे ना है ना, सुरक्षा को लेकर के आते हैं। आश्वस्त क्या होता है? निश्चिंत। आश्वस्त मतलब किसी चीज को लेकर चिंता ना होना, मतलब हाँ भाई ठीक होगा सब, आश्वस्त मतलब विश्वास, निश्चिंत है ना, विश्वास और सब कुछ ठीक होता है, आश्वस्त। ठीक है, मैं तो उसमें हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। चलो देखते हैं यूरोपीय देशों ने अपना ध्यान, यूरोपीय देशों यूरोपीय देशों ने सीमा पार खत्म पर केंद्रित किया पर इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ाऊंगा मैं उस पर। दुश्मनी नहीं है, कम है। हिंदी मीडियम में खत्म हो गई है, कम है हिंदी मीडियम से, तो मुझे बहुत प्यार दूसरा लग रहा है हिंदी क्या बोले, कैसे कैसे ट्वेल्थ मैं ट्वेल्थ बताता हूँ, क्लास ठीक है, मतलब ये आंतरिक सुरक्षा को लेकर आश्वस्त थे, इन्होंने अपना ध्यान कहाँ लगाया, सीमा पार के खतरों में, इसमें यूरोपीय कंट्रीज। ठीक है, तो ये है। अब ये जो इन देशों के सामने इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे, बाहरी क्या है ना, ठीक है। देखो विश्व युद्ध हुआ, खतरा क्या था, क्या हुआ, विश्व विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के बाद में क्या शुरू हो गया, शीत युद्ध। विश्व युद्ध के बाद में क्या हो गया, शीत युद्ध। ठीक, शीत युद्ध में विश्व युद्ध के किसके बीच था, अमेरिका, यूएस, सोवियत संघ। ठीक है, है ना, इन दोनों के बीच था। तो अब इनको दोनों को है ना, ये जो था इन दोनों को क्या था, एक दूसरे से सैन्य हमला करना, एक दूसरे से सैन्य कब है। ठीक है, मतलब शीत युद्ध चल रहा है, तो उस समय दोनों को क्या है, सैन्य हमले का भय, मतलब कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, ये बस 5 मिनट का। तो यूरोपीय देशों को अपने अपने और मेरे से कह रही कि तो लाजियो बुलाएगा
सर से चले जाएंगे कल तो आए हैं वो मंगा गया ना कह रही कल लेकर आ रहा था मैंने कहा मत लेकर आ मंडे को लेकर आ तो माना नहीं मैंने मतलब मना किया जब खुद होगा इसे तो कह रही थी वो बता जाती कब तूने रिसीव मुझे क्या पता मम्मा कब की जगह खुद को समझ रही है अपने जैसे कर जनता मंडे को जाऊंगी मंडे को ज्वाइन करूंगी से खून खराब है से खून खराब हो सकता है ठीक है और दूसरे विषय के बाद युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई उसमें एक तिहाई युद्धों के लिए युद्धों के लिए शीत युद्ध चला जा रहा है शीत युद्ध शीत युद्ध चला जा रहा ठीक ये हो गया शीत युद्ध चला जा रहा अब ये जो थे एशिया और अफ्रीका के एशिया और एशिया और अफ्रीका के निरक्षर देश निरक्षर देशों के सामने चुनौतियां जो नए नए स्वतंत्र देश हुए थे है ना जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे उनके सामने क्या चुनौती थी एक तो चुनौती थी पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका सैन्य हमले की आशंका और दूसरा अंदरूनी सैन्य संघर्ष अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी चिंता ठीक है ये हो गया अगर ठीक नहीं है हमेशा सर तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है मुझे बुला लीजिए जाने वाले में इसलिए आ अच्छा तो ठीक है कल ज्यादा पेन होगा नहीं है ना ये मैंने से कहा था मंडे को जाऊंगी मंडे को आना चाहिए था कल की तबीयत तो ठीक है बॉडी में लग रहा है अभी भी गरम गरम जाना ही था तो बाइक टैबलेट खाते हाँ लेकर आएंगे बट अभी चुप रहे मैं लेकर आएंगे
मान मान जी तो मैंने बस बेटी खिलाई थी खीर हलवा वो नहीं आ जाओ हाँ तुम्हारे में खाने पड़ गई सबसे पहले तुम्हारी खाने मुझे तो ये पता नहीं क्या था गिरीन्द्र सर मुझसे कह रहे सिस्टर मैं कह हाँ कह रहे मुझे हेमंत सर बस रसगुल्ले रखे हैं और खा के खत्म कर देंगे मुझे कुछ नहीं मिलेगा बस हो गया ये। अरे खत्म कर दो मुझे दूसरे वाले को मेरा क्या ही करोगे हाँ ये क्लास तो खाली है जब मैं देखती हूँ ठीक है मतलब जितने जुड़े हैं उनको लाइट के बैक करते हैं और फिर दौड़ ठीक लो बबीता लो सृष्टि मेरे साइड भी आओ ये देखो किसकी